स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इकोनॉमिक्स बाय रवि हुड्डा में। तो दोस्तों, हम इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे, जिसमें ऑलरेडी हम इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, संभावना जितनी है आपके एग्जाम में आने की, वो लगभग हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें लगभग हम लोगों ने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए। अगली क्लास का जो हमारा जो टॉपिक है, आज की क्लास का जो टॉपिक है, वो है हमारा मनी एंड बैंकिंग। तो मनी एंड बैंकिंग से संबंधित लगभग 100 क्वेश्चन हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, लगभग 100 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। तो ज़्यादा समय को बर्बाद न करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन की वीडियो नहीं देखी है तो वे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर देख सकते हो, और बाकी इस डिस्क्रिप्शन में भी मैं उन वीडियो का लिंक डाल दूंगा। तो मनी एंड बैंकिंग का आज का पहला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज ओपन बैंक फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज। लघु उद्योगों के लिए किस बैंक की स्थापना की गई? तो वो है आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, सिडबी। तो दोस्तों, सिडबी एक्चुअल में होता क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इस बैंक की जो स्थापना है दोस्तों, वो स्थापना की गई थी आपकी 2 अप्रैल 1990 को। इसका जो हेड क्वार्टर है दोस्तों, वो है लखनऊ में। और सिडबी जो है वो माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए कार्य करता है। तो दोस्तों, जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है, एक इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? देखो, एक कंपनी को हम क्या बोलते हैं? फर्म बोलते हैं। जब ग्रुप ऑफ फर्म्स, जब बहुत सारी कंपनियां इकट्ठी हो जाती हैं, ग्रुप ऑफ फर्म्स, उसको हम क्या बोल देते हैं? इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारे देश में रोजगार क्रिएट करने में, हमारे देश में क्या, किसी भी देश के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर रोजगार क्रिएट करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो उस इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए भारत सरकार के द्वारा 2 बैंकों की स्थापना की गई है। जो माइक्रो और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए कार्य करता है वो सिडबी, और जो स्मॉल से बड़ी, मीडियम और हैवी इंडस्ट्री के लिए कार्य करने वाला बैंक कौन सा है? वो है आईडीबीआई। वो कौन सा है? आईडीबीआई। सेकंड क्वेश्चन ही है हमारा, तो उसमें आईडीबीआई के बारे में देखते हैं। तो सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए 2 बैंकों की स्थापना की गई, एक है सिडबी और एक है आईडीबीआई। तो सिडबी की स्थापना हुई हमारी 2 अप्रैल 1990। हेडक्वार्टर है लखनऊ में, जो माइक्रो और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए कार्य करता है। अब किस इंडस्ट्री को आप माइक्रो बोलोगे? तो ऐसी इंडस्ट्री जिसमें आप 5 करोड़ तक का टर्नओवर, एक साल का टर्नओवर कितना हो? 5 करोड़ का, और 5 करोड़ से 75 करोड़ का अगर आपका टर्नओवर है तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहलाती है। और 75 से अगर आपका 250 करोड़ तक का टर्नओवर चला जाता है तो आपकी मीडियम एंटरप्राइजेज कहलाएगा। और हैवी एंटरप्राइजेज, अगर एक साल का जो आपका टर्नओवर है वो 250 करोड़ से अगर ऊपर चला जाता है तो वो आपकी हैवी इंडस्ट्री कहलाती है। तो माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री के लिए सिडबी, और हैवी इंडस्ट्री के लिए कौन सा बैंक कार्य करता है? आईडीबीआई। आईडीबीआई बैंक की स्थापना आपकी 1 जुलाई 1964 को हुई थी। पहला ऑप्शन 1 जुलाई 1964 को आईडीबीआई बैंक की स्थापना हुई। और आईडीबीआई बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? मुंबई में है। तो दोस्तों, हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। पहला, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए कौन सा बैंक कार्य करता है? वो है सिडबी। और दूसरा, हैवी और मीडियम इंडस्ट्री के लिए कार्य करने वाला जो बैंक है वो है आईडीबीआई, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1964 को हुई और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक वॉज अर्लियर नोन एज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इन निम्नलिखित में से किस बैंक को हम पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे? तो वो है दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारे देश में 3 बैंक हुआ करते थे जिनको हम प्रेसिडेंसी बैंक बोलते थे। प्रेसिडेंसी बैंक, प्रेसिडेंसी बैंक 3 बैंक थे हमारे देश में। एक था बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास।
बैंक ऑफ बंगाल की जो स्थापना है दोस्तों वो हुई थी 1809 में, बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई थी 1840 में, और बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई थी दोस्तों 1843 1843 में। इन तीनों बैंकों को हम भारत के प्रेसिडेंसी बैंक के रूप में जानते थे। तो ये प्रेसिडेंसी बैंक ही भारत का एक केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करते थे। लेकिन इस प्रेसिडेंसी बैंकों को सन 1921 में 1921 में इन तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया गया था, और इन तीनों बैंकों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम दे दिया गया। इन तीनों बैंकों को मर्ज करके 1921 में क्या नाम दे दिया गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और आज़ादी के बाद 1 जुलाई 1955 को 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहले नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम एसबीआई कब किया गया? तो 1 जुलाई 1955 को, 1955 को। क्लियर है दोस्तों? आगे फोर्थ क्वेश्चन, एसबीआई वाज अर्लियर नोन एज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। सेम क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, द इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट इन ऑल नेशनलाइज्ड बैंक ऑफ इंडिया इज डिटरमाइंड बाय। भारत के सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में बचत जमा पर ब्याज निर्धारित कौन करता है? तो हर एक कमर्शियल बैंक को कंट्रोल करने का काम, रेगुलेट करने का काम, सुपरवाइज करने का काम किसका है दोस्तों? वो है हमारे देश के सेंट्रल बैंक। वो है कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1 अप्रैल 1935 को। क्लियर है यहाँ तक? चल, और इसका हेड ऑफिस कहाँ है आरबीआई का? आरबीआई का हेड ऑफिस है मुंबई। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो दोस्तों जो कमर्शियल बैंक है वो दो टाइप के हो जाते हैं, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक और एक पब्लिक सेक्टर बैंक। तो हमारे देश में जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं वो आज की डेट में टोटल 12 बैंक कार्य कर रहे हैं। उन 12 बैंकों में से एक बैंक हमारा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और 11 हमारे नेशनलाइज्ड बैंक। नेशनलाइज्ड का मतलब क्या है? देखो, किसी सरकारी चीज़ को प्राइवेट बनाना, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण कहलाता है। लेकिन किसी सरकारी चीज़ को किसी प्राइवेट चीज़ को सरकार के द्वारा टेक ओवर अगर कर लिया जाता है तो वो नेशनलाइज्ड कहलाता है, नेशनलाइजेशन कहलाता है, राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये जो 11 राष्ट्रीयकृत बैंक है ये पहले प्राइवेट बैंक होते थे, इनको सरकारी बनाया गया नेशनलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू। वो आगे क्वेश्चन आएंगे तब मैं उनको डिस्कस करूंगा, यहाँ पर नहीं कर रहा कि कौन सा प्रोसेस कब किया गया था, वो आगे क्वेश्चन आएगा हमारा। तो 11 नेशनलाइज्ड बैंक है, और ये 11 नेशनलाइज्ड बैंक कौन कौन से हैं? तो इनको याद करने की ट्रिक है BCIPU। बी से स्टार्ट होने वाले 3 बैंक हैं, बाकी सभी से स्टार्ट होने वाले 2 बैंक हैं। ये अल्फ़ाबेट है। तो बी से स्टार्ट होने वाले 3 बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सी से स्टार्ट होने वाले कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आई से स्टार्ट होने वाले इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक। पी से स्टार्ट होने वाले पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। यू से स्टार्ट होने वाले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक। तो यहाँ पर भी 14 फॉलोइंग इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो कौन सा हो गया? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सिंडिकेट बैंक है। ये आपका पहले क्वेश्चन है, 2006 में आया हुआ है। लेकिन वर्तमान में जो आपका ये जो सिंडिकेट बैंक है ये कैनरा बैंक में क्या हो चुका है? मर्ज हो चुका है। ये कैनरा बैंक में मर्ज हो चुका है। ये मर्जर कब हुआ था? ये आपका हुआ था अप्रैल 2020 को। अप्रैल 2020 को ये मर्जर हुआ था, लेकिन इसकी घोषणा अक्टूबर 2019 में ही कर दी गई थी। तो वर्तमान में सिंडिकेट बैंक कैनरा बैंक में ऑलरेडी मर्ज हो चुका है। और वर्तमान में टोटल कितने नेशनलाइज्ड बैंक कार्य कर रहे हैं? 11 कर रहे हैं, BCIPU, जिनकी लिस्ट मैं ऑलरेडी यहाँ पर नीचे दे चुका हूँ। आप वीडियो को देख के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये सारे के सारे पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, 11 नेशनलाइज्ड बैंक हैं। और ये SBI अलग से जो नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को, और सभी के हेडक्वार्टर यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप एक बार इनको वीडियो को रोक के आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो और इनको याद कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वर 14 इंडियन बैंक वर नेशनलाइज। आप ये देखो, ये क्वेश्चन आ गया भाई। मैं कह रहा था नीचे एक्सप्लेन करूंगा। नेशनलाइज्ड का मतलब
प्राइवेट बैंकों को सरकारी बनाने का जो प्रक्रिया है वो भारत में 2 फेज़ में की गई। पहला फेज़ जो किया गया, पहला फेज़ हुआ हमारा 19 जुलाई 1969 को, 1969 में। तो इसमें भारत सरकार प्राइवेट संस्थाओं को ज़्यादा बड़ा बनने नहीं देती थी, क्योंकि हम नए नए आज़ाद हुए थे तो सरकार सब कुछ अपने कंट्रोल में रखना चाहती थी। तो ऐसे निजी बैंक, ऐसे प्राइवेट बैंक जिनके पास जो रिजर्व है 50 करोड़ या 50 करोड़ से ऊपर चला गया, उन सभी बैंकों का सरकार ने टेक ओवर कर लिया। तो 1969 में कुल ऐसे 14 बैंक थे जिनके पास जो रिजर्व है वो 50 करोड़ या 50 करोड़ से ऊपर था। तो हमारा क्वेश्चन यही है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो 1969 में हुआ था। और जो सेकंड प्रोसेस है दोस्तों, वो हुआ था 15 मार्च 1980 को, 15 मार्च 1980 को हुआ था। और 15 मार्च 1980 को ऐसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनके पास रिजर्व 200 करोड़ या 200 करोड़ से ऊपर था। तो ऐसे कुल 6 बैंक थे। ऐसे टोटल कितने बैंक थे दोस्तों? 6 बैंक थे। तो उस समय 1980 में हमारे पास टोटल 20 राष्ट्रीयकृत बैंक थे, लेकिन आज की डेट में मैंने ऊपर बताया हमारे पास कितने हैं? 11 हैं। तो कौन सा बैंक किस में मर्ज हो गया? ये धीरे धीरे क्वेश्चन आते रहेंगे, हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। अगर यहाँ पर एक्सप्लेन करने लग गया तो वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी। जिसमें से एक बैंक तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऊपर वाला क्वेश्चन, सिंडिकेट बैंक किस में मर्ज हो गया था? हमारा कैनरा बैंक में मर्ज हो गया था अप्रैल 2020 में। दोस्तों ये जो मर्जर है ये सिर्फ 2 बार ही हुआ था, आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार 2019 में मर्जर हुआ है, 2019 में, और एक बार मर्जर आपका 2020 में हुआ है। तो ये 2 साल याद करने की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा हम याद नहीं करेंगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नबार्ड स्टैंड फॉर, नबार्ड देखो, नबार्ड स्टैंड्स फॉर, नबार्ड की फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछी गई थी। नबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर 1 नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नहीं ऑप्शन नंबर 1 नहीं है, ऑप्शन नंबर डी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो दोस्तों ऊपर अभी हम बात कर रहे थे ना, डेवलपमेंट बैंक, किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को डेवलप करने के लिए, जो पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को डेवलप करने के लिए बैंकों की स्थापना की गई थी। तो जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर को, एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर को डेवलप करने के लिए, एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर को डेवलप करने के लिए नबार्ड बैंक की स्थापना की गई 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को नबार्ड बैंक की स्थापना की गई। 12 जुलाई 1982 को। उस समय भारत में 6th 5 ईयर प्लान चल रहा था, 6th 5 ईयर प्लान, जिसका पीरियड था 1980 से 85। तो नबार्ड जो है ये एक रीफाइनेंसिंग एजेंसी है और एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाला, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए काम करने वाला सबसे बड़ा अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है। अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट विच इज़ वर्किंग फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र से संबंधित कार्य करने वाली सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? तो वो है नबार्ड। तो नबार्ड की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और कौन से 5 ईयर प्लान के दौरान इसकी स्थापना हुई थी? 6th 5 ईयर प्लान के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। और नबार्ड बैंक किस सेक्टर के लिए कार्य करता है? ये एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए और रूरल सेक्टर के लिए ये कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नबार्ड इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, ऑप्शन नंबर ए एग्रीकल्चर एंड रूरल एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, निम्नलिखित में से कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है? इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट नहीं है। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 पे क्या है? यूटीआई। अब यूटीआई का मतलब क्या है? यूटीआई का है यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना यूटीआई, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना आपकी दिसंबर 1963 को हुई थी, 1963 को हुई थी। और ये क्या करता है? यह आपका इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट थ्रू म्यूचुअल फंड, यानी कि म्यूचुअल फंड के द्वारा की सहायता से ये आपका कैपिटल मार्केट में क्या करवाता है? पैसा इन्वेस्टमेंट करवाता है। तो ये भी इंडस्ट्रियल सेक्टर से संबंधित है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड ऑप्शन है आईसीआईसीआई। आईसीआईसीआई की दोस्तों फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया।
इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1994 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। तो दोस्तों ये भी इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट नबार्ड, नबार्ड एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर के लिए कार्य करता है, तो आंसर है हमारा नबार्ड। लास्ट ऑप्शन क्या है, एसएफसी। एसएफसी का मतलब क्या है, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन क्या है, एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो मीडियम और लॉन्ग टर्म डेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को, जो मीडियम और लॉन्ग टर्म डेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो दोस्तों हमारा जो आंसर हो गया, जो इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर सी, नबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो सिग्नेचर इज डन ऑन 1 रुपी नोट, 1 रुपये के नोट पर कौन सिग्नेचर करता है? तो दोस्तों जितने भी नोट हैं 2 रुपये से सारे के सारे ऊपर के नोट, 2 का, 5, 10, 20, 50, 100, 200 और 500, वर्तमान में सबसे बड़ा नोट कौन सा है, 500 का। 2000 का नोट अभी सरकार ने बंद कर दिया, जिसकी लास्ट डेट 30 सितंबर थी। द वूज सिग्नेचर इज डन ऑन 1 रुपी नोट। और 1 रुपये का नोट, तो 2 रुपये और 2 रुपये से सारे के सारे बड़े नोट आरबीआई जारी करता है, और आरबीआई का जो गवर्नर है दोस्तों वो इसके ऊपर साइन करता है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे आरबीआई का वर्तमान में गवर्नर कौन सा है और कौन से नंबर का है। तो 1 रुपये का नोट और सारे सिक्के भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए जाते हैं, और 1 रुपये के नोट के ऊपर जो सिग्नेचर है दोस्तों वो फाइनेंस सेक्रेटरी करता है, वित्त सचिव करता है। और वर्तमान में जो दोस्तों जो फाइनेंस सेक्रेटरी हमारे वो हैं टीवी सोमनाथन, सोमनाथन। तो वर्तमान में जो हमारे देश के फाइनेंस सेक्रेटरी हैं वो कौन है, टीवी सोमनाथन। तो 1 रुपये के नोट के, 1 रुपये का नोट कौन इश्यू करता है, भारत सरकार इश्यू करती है, और 1 रुपये के नोट के ऊपर सिग्नेचर कौन करता है, फाइनेंस सेक्रेटरी। 2 रुपये का नोट और 2 रुपये से सारे बड़े नोट, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, वे सारे के सारे नोट आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं, और आरबीआई द्वारा जारी किए गए प्रत्येक नोट पर आरबीआई का गवर्नर साइन करता है। आरबीआई नोट पर किसके साइन होते हैं, आरबीआई के गवर्नर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, डेसिमल मनी सिस्टम वाज स्टार्टेड इन। तो जो भारतीय रुपये का जो सिस्टम है दोस्तों वो हमारा अभी डेसिमल सिस्टम है, लेकिन उससे पहले आपने अपने पापा या दादा से आना सिस्टम सुना होगा। तो दोस्तों 1 अप्रैल 1957 से पहले हमारे देश में आना सिस्टम चलता था। आना सिस्टम, आना सिस्टम में क्या था, 1 रुपये में टोटल 16 आने होते थे, 16 आना। लेकिन 1 अप्रैल 1957 से हमारे देश में जो मनी का जो सिस्टम है वो डेसिमल सिस्टम प्रणाली पर आधारित है। 1957 से आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, जिसमें हमारे 1 रुपये में 100 पैसे आ जाते हैं। तो हम जैसे हम 50 पैसे को हम क्या लिख देते हैं, 0.50 रुपये। तो हमारा जो इंडियन रुपी सिस्टम है वो डेसिमल सिस्टम पर आधारित है। वो कब से है, 1957 से। उससे पहले किस सिस्टम पर आधारित था, आना सिस्टम पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, बैंक रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। बैंक रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो दोस्तों ये आरबीआई के द्वारा, इससे पहले वाला जो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन पढ़ा था मैंने, उसमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी बनाई गई। मॉनेटरी पॉलिसी ये किसके द्वारा बनाई गई थी, आरबीआई के द्वारा बनाई गई थी। क्यों बनाई गई थी, इन्फ्लेशन, महंगाई और मंदी को कंट्रोल करने के लिए। तो मॉनेटरी पॉलिसी का एक इंस्ट्रूमेंट है बैंक रेट। तो बैंक रेट में दोस्तों होता क्या है, बैंक रेट में आरबीआई कमर्शियल बैंक को, तो अब ये कमर्शियल बैंक कौन से बैंक है, वो सारे बैंक जिसमें आप सभी लोग यानी कि पब्लिक अकाउंट खुलवा सकते हैं, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो। तो आरबीआई कमर्शियल बैंकों को क्या प्रोवाइड करे, लोन प्रोवाइड करे। और लोन जो है वो लॉन्ग पीरियड के लिए होगा, लॉन्ग पीरियड। और लॉन्ग पीरियड कितना, 1 साल से ज़्यादा नहीं। तो लगभग 1 साल तक अगर लोन प्रोवाइड करवाया जाता है आपका, 3 महीने से ज़्यादा और लगभग 1 साल तक का, तो वो लोन रेट आपकी क्या कहलाती है, बैंक रेट कहलाती है। अब इसमें जो आंसर है हमारा वो है आंसर ऑप्शन नंबर सी, एट विच कमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई। वो दर जिस दर पर आरबीआई कमर्शियल बैंक से लोन ले, कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन ले या आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लोन दे, वो रेट क्या कहलाती है, बैंक रेट। द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू एनी कमर्शियल बैंक, या ये कहें द रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई, तो वो दर क्या कहलाती है, बैंक दर कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन, रेमेडी फाइनेंस इज डन बाय, रेमेडी फाइनेंस जो है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज हॉट मनी। तो दोस्तों जो हॉट मनी है वो हमारा FII होता है। अब FII क्या होता है, इसको हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या होता है, या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी हम इसको बोल देते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो की जगह आप यहाँ पर इंस्टीट्यूशन, वैसे ये भी पोर्टफोलियो भी गलत नहीं है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं यहाँ पर। इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल, TITUTIONAL, इंस्टीट्यूशनल। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट FII, या इसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। तो इससे होता क्या है, जैसे देखो जो भारत के नागरिक नहीं है, जो भारत से बाहर रहते हैं, अगर वो लोग रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से अगर वे सारे लोग अगर भारत में, भारत की किसी कंपनी में अगर पैसा लगाना चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं भारत की कंपनी है टाटा, अगर टाटा कंपनी के से में अगर वो पैसा लगाना चाहते हैं थ्रू शेयर मार्केट, शेयर मार्केट के थ्रू, शेयर बाज़ार में जो पैसा लगाया जाता है, तो शेयर बाज़ार में वो सारा पैसा जो बाहर से दूसरे देशों के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया गया है, वो इन्वेस्टमेंट आपका क्या कहलाता है, FII कहलाता है। तो इंस्टीट्यूशनल माध्यम से शेयर मार्केट के थ्रू जो दूसरे देश के लोगों के द्वारा हमारे देश की किसी कंपनियों में अगर पैसा इन्वेस्टमेंट किया गया है, तो वो हमारे देश में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अगर कोई दूसरे देश की कंपनी अगर बगैर शेयर मार्केट में के थ्रू अगर हमारे किसी देश की कंपनी को खरीद लेती है या उसमें पार्टनरशिप कर लेती है, तो FDI या कोई नई कंपनी अगर भारत में आकर स्टेब्लिश हो जाती है, तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। लेकिन अगर शेयर मार्केट के थ्रू अगर पैसा ले रहे हो आप डीमेट अकाउंट खुलवा कर, तो आपका वो FII होता है। तो इसका आंसर जो हमारा हॉट मनी, FII को ही क्या बोला जाता है, हॉट मनी बोला जाता है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ही हॉट मनी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कैश रिजर्व रेशियो एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन आर द टूल्स ऑफ। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक है आपका, ये हाईलाइट होना रह गया था। तो कैश रिजर्व रेशियो एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन आर द टूल्स ऑफ, ये किसके टूल्स हैं दोस्तों, ये मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, यहाँ पर मौद्रिक नीति के घटक हैं ये। अब मौद्रिक नीति के घटक जो हैं दोस्तों, वे कौन कौन से हैं, एक हमने ऊपर बैंक रेट पढ़ा था, तो ये जो है हमारे बैंक रेट, एक मिनट, ऑप्शन नंबर 1, ये क्वांटिटेटिव, एक सेकेंड क्या होगा, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, ये कौन कौन से होते हैं, बैंक रेट, रेपो रेट, CRR, कैश रिजर्व रेशियो, स्टेशनरी लिक्विडिटी रेशियो SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रियाएं, बैंक रेट बैंक दर, रेपो रेट रेपो दर, CRR नगद आरक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रियाएं, रिवर्स रेपो रेट, और आप MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत स्थायी सुविधा। तो ये सारे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है, मात्रात्मक घटक है, अब गुणात्मक घटक, अब गुणात्मक घटक कौन कौन से हैं, मोरल सुएसन, नैतिक दबाव, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, सीमांत आवश्यकता, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, और डायरेक्ट एक्शन, प्रत्यक्ष कार्यवाही। ये आपके कौन से हैं, गुणात्मक क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पर CRR एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रियाएं, और नगद आरक्षित अनुपात कौन से किसके टूल हैं, ये आपके मॉनेटरी पॉलिसी के टूल है। और मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा बनाई गई है दोस्तों, ये RBI के द्वारा बनाई गई है। क्यों बनाई गई, महंगाई और मंदी को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। और इन्फ्लेशन डिफ्लेशन से संबंधित हम ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर चुके हैं, जिनकी क्वेश्चन की संभावनाएं अभी आपके एग्जाम में आने में संभावना जिनकी ज़्यादा है, सारे के सारे क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग आर द रिलेटेड टू बैंकिंग रिफॉर्म्स, बैंकिंग रिफॉर्म्स से संबंधित कौन सी कमेटी है। तो दोस्तों बैंकिंग सेक्टर से संबंधित जो वो है कमेटी है, वो है ऑप्शन नंबर बी हमारा नरसिम्हम कमेटी। तो नरसिम्हम कमेटी दोस्तों ये आपकी 14 अगस्त
14 अगस्त 1991 को बनाई गई थी। इसमें टोटल यह कमेटी बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए बनाई गई थी। इसमें यह 9 सदस्यों की कमेटी थी, 9 मेंबर की कमेटी थी। और जब ये कमेटी बनाई गई 1941 में, उस समय हमारे देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे देश के उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे। और इस कमेटी के जो उस समय जो चेयरमैन थे, चेयरपर्सन जो थे, चेयरमैन जो थे वो थे हमारे मेदावोलु नरसिम्हम। मेदावोलु नरसिम्हम, तो उन्हीं के नाम पर इस कमेटी का नाम दिया गया था। और नरसिम्हम कमेटी जो है वो 2 बार गठित की जा चुकी है। एक बार 1991 में की गई थी और दूसरी बार 1998 में की गई थी। लेकिन उस समय हमारे देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे पी चिदम्बरम। तो नरसिम्हम कमेटी का जो गठन है वो 2 बार किया जा चुका है। एक बार 1991 में उस समय लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। एक बार 1998 में उस समय जो देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे पी चिदम्बरम। और ये जो कमेटी क्यों बनाई गई थी, ये बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए बनाई गई थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई बैंकिंग स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक। ई किसके लिए है, इलेक्ट्रिक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर टू चेक मनी सप्लाई इन मार्केट। देखो, चेक मनी सप्लाई ऑलरेडी हम मॉनेटरी पॉलिसी के कंपोनेंट लिख चुके थे। मार्जिनल नेसेसिटी, जिस मार्जिनल रिक्वायरमेंट, सीमांत आवश्यकता हम जो बोलते थे, जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट था। सीआरआर, बैंक रेट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट नहीं था, फ्री मार्केट पॉलिसी। तो ऑप्शन हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई डज नॉट ट्रांजेक्ट द बिजनेस ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट। तो देखो 370 धारा हटने से पहले जो है आरबीआई स्टेट गवर्नमेंट की जो जितनी भी ट्रांजेक्शन है उसके साथ एक्ट नहीं करता था स्टेट 370 धारा हटने से पहले। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द मनी सप्लाई। तो देखो मनी सप्लाई क्या होता है, एक देश के अंदर एक्चुअल टोटल कितना पैसा है उसके बारे में बात करता है। जैसे आज अभी इसी वक्त हमारे भारत में टोटल कितना पैसा है, भारत के पास टोटल कितना पैसा है, वो भारत की मनी सप्लाई कैलकुलेट करता है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर टी है वो करेक्ट है। द अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिट इन बैंक्स इज ग्रेटर देन द पब्लिक होल्ड्स। तो पब्लिक के पास जितना पैसा उससे ज़्यादा बैंकों में है। तो वैसे मनी सप्लाई के जो कंपोनेंट है वो भी आगे क्वेश्चन आएंगे, वो अलग अलग कंपोनेंट है, M1, M2, M3, M4, ये सारे अभी हम आगे क्वेश्चन जो आएंगे, फर्दर जो क्वेश्चन आएंगे हमारे, उसमें हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर लेंगे कि मनी सप्लाई ऑलरेडी होता क्या है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को ज़्यादा लंबा नहीं करते। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। आगे हम इसे मनी एंड बैंकिंग से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हमारे वो करेंगे। लगभग 100 क्वेश्चन हम 3 या 4 वीडियो में हम कवर कर लेंगे। बीच में 1 या 2 दिन में कोई हमारी वीडियो नहीं आ पाई थी, लेकिन अभी आगे हम कंटिन्यू करेंगे वीडियोस को। अगर आपको वीडियो में अगर कोई भी डाउट है आपका तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, जिससे हमें ये पता लगता है कि दोस्तों जो हम लोग आपको करवा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपको अगर आपको वीडियो में अगर कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, एडमिट कार्ड भी आ गए हैं आपके, एडमिट कार्ड आने लग गए हैं। आपका वो मिल गया है कि भाई कहाँ पर एग्ज़ाम आपका, सेंटर, सिटी, ये आपको पता लग गई है। और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ज़रूर दबा ले ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए। गुड बाय।